हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुलक। एसीएफ केमिस्ट्री के अंदर में क्या आएगा, बहुलक पॉलीमर जिसको बोलते हैं। उसके कुछ पोर्शन है जो CGF 16 और CGF 17 में सेट बी सेट डी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तीन क्वेश्चन जरूर आए हैं, ठीक है, पॉलीमर से। तो ये एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या है, फिक्स क्वेश्चन है और इजी ही आता है। जिसको अगर एक डिज़ायर वे में अगर पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी वो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं जितना चीज़ लिखाऊंगा या फिर बताऊंगा उसको जरूर नोट डाउन करना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखना। जो भी प्रैक्टिस पेपर होगा उसको सॉल्व करके देखना। डेफिनेटली क्या होगा, पूरा बहुलक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर तीन क्वेश्चन आए हैं, इसलिए बहुलकों को पढ़ना जरूरी है। तो बहुलकों को अपन कितने टॉपिक के अंडर में पढ़ेंगे, बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलक की विशेषताएं, प्रमुख बहुलक की, उसके बाद प्रमुख बहुलकों की निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया को इसलिए बताना पड़ेगा कि हो सकता है फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, क्योंकि उत्प्रेरक वगैरह बहुत यूज होता है, कितने दाब पर, उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, ताप पर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको देखना जरूरी है। उसके बाद एक सारांश के फॉर्म में, मतलब एक समरी के फॉर्म में विभिन्न प्रकार के बहुलक एवं उनके एकलक को मैं क्या करूंगा, लिखा दूंगा। तो अगर किसी को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना रहेगा तो उसको भी पढ़ सकते हैं, और अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना रहेगा तो पूरा वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं बहुलकों का वर्गीकरण में। ठीक है, और क्यों आया था, ये क्या है, CGF 16 सेट बी में ये सब क्वेश्चन में आए थे बहुलक से। तो मैं इन सब को मिटा रहा हूँ और एक एक करके क्या, पहले किसको देखते हैं, बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है, ये अब देखो क्या है, ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर मेजरली अपन टू टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक क्या है, नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक, और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियली पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक। ठीक है, जिसको एक इंसान बनाता है मैनुअली, उसको क्या बोलते हैं, संश्लेषित बहुलक। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, जो प्राकृतिक नहीं है वो सब क्या है, आर्टिफिशियली है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ये हैं। तो मेजरी क्या है, जो प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर, उसको फिर से क्या किया गया है, 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, वो सब क्या है, किसके अंदर में आते हैं, प्राकृतिक बहुलक। और प्राकृतिक बहुलक के अंदर में क्या में आएगा, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, बायो पढ़ोगे ही तो उसमें ये पढ़ोगे ही, है ना। तो सेकंड क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन भी क्या है, एक बहुलक का उदाहरण है। तो उसके एग्जांपल क्या है, सिल्क, ऊन, चमड़ा, ये सब क्या में आते हैं, प्रोटीन में। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, है ना, न्यूक्लिक अम्ल, RNA, DNA, ये सब भी क्या है, पॉलीमर के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है वो किसका एग्जाम्पल है, प्राकृतिक रबड़ का। तो CGF 16 या फिर 17 में ये वाला पूछा था, शायद 17 में निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, ऐसा टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा था। उसका आंसर था आइसोप्रीन। ठीक है, संश्लेषित बहुलक में क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या इसके बहुत सारे हैं। जो प्राकृतिक नहीं है वो सब क्या हो जाएगा, संश्लेषित हो जाएगा। ठीक, तो PVC, नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सब क्या है, प्राकृतिक संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब अपना दूसरा वर्गीकरण क्या है, संरचना के आधार पर वर्गीकरण है, मतलब उन लोग का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, मतलब। ठीक है, तो पहला क्या है, रेखी बहुलक। रेखी बहुलक का एग्जांपल क्या है, पॉलीथिलीन, PVC, नायलॉन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। अब रेखी बहुलक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे उसमें जो भी उसके एकलक हैं वो सब क्या होगा, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएगा। जैसे देखो, बहुलक क्या होता है, एकलकों को बहुत सारे जोड़ने पर बहुलक बनता है। ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर ACF का केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुलक होता क्या है एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए, और अगर नहीं जानते हो तो मत देना, एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, एकलक जो भी होता है उन सब को अगर क्या करते हैं, एक लीनियर फॉर्म में रेखीय रूप से जुड़ते जाएगा और बहुलक बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखी बहुलक। ठीक है, ये सब क्या है, एकलक आपस में जुड़ते जाएंगे, कौन से फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, रैखिक। तो क्या बोलेंगे उसको, रेखी बहुलक। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीएथिलीन, PVC, नाइलॉन, स्टायरीन, ऐसा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है,
शाखित श्रृंखला बहुलक। तो इसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोजेन, एमिनो, पैक्टीन। शाखित श्रृंखला क्या रहेगा, जैसे एक ऐसा गया है तो अब उसमें ऐसे जुड़ेगा, फिर इसमें ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा करके, ठीक है। मतलब ब्रांच वाइज क्या होते जाएगा, वो जुड़ते जाएगा ऐसे करके, इसमें इधर रहेगा, ऐसे रहेगा, इससे ऐसे करके। तो उसका संरचना क्या रहेगा, ऐसा शाखित रूप है ना, ब्रांच वाइज रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कहाँ गया, शाखित श्रृंखला बहुलक। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोजेन, एमिनो, पैक्टीन। नेक्स्ट क्या है, तिर्यक बंद बहुलक। तिर्यक बंद बहुलक मतलब उसमें क्या रहेगा, एक लक ऐसे गया हुआ है ऐसे, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, इस वाले को पकड़े रहेंगे, इसके क्या करेंगे, इधर को पकड़े रहेंगे, है ना। इसका और मान लो ऐसे गया है तो इसका ब्रांच निकल के ऐसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड निकल के इस वाले बहुलक को पकड़े रहेगा। तो ऐसे निकलते रहेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनली ये वाला एक लक इस वाले को किसके थ्रू जोड़ के रखा है, एक डायगोनल बॉन्ड के थ्रू जोड़ के रखा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक बंद बहुलक। तो इसका एग्जांपल क्या है, बैकेलाइट। मैं एग्जांपल देखो, जो भी क्वेश्चन आए थे 2 साल में उसमें एग्जांपल ही पूछा गया कि ये किसका एग्जांपल है, या फिर इस टाइप के बहुलक का एग्जांपल क्या है करके, ठीक है। तो ये सब कुछ जरूर याद रखना, एक नोट्स जरूर बना लेना ताकि इन लोग को पढ़ते बने, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो है संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, पढ़ना, लिखना, जो करना है करना, लेकिन ध्यान से करना। योगात्मक बहुलक, उदाहरण क्या है इसके, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। तो इसमें क्या रहेगा, बहुत सारे एकलक, जैसे मान लो 10,000 एकलक है, ठीक है। 10,000 एकलक कुछ क्या है, एक्स, ये एक्स क्या है, एकलक, और इसको यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अभी ये जुड़ा नहीं है, ये अलग अलग, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, ठीक है, लाख है अभी। तो 1,00,000 क्या है, एकलक है, ये अभी जुड़ा नहीं है, इसलिए नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। अब क्या करेगा, ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, किसमें, हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर, ठीक है। याद रखना, पॉलीमर को हमेशा उच्च दाब पर ही बनाया जा सकता है ना, उच्च दाब पर, जैसे कम से कम 1000 atm, जो हमारा वायुमंडल का दाब है उससे 1000 टाइम ज्यादा दाब, ठीक है। तो सोचो कितना दाब होगा। तो जब इनको मैं आपस में जोड़ा तो क्या हो गया, ये एक्स एक्स आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ गए, और इनकी संख्या कितनी है, इधर कितना लिया था, 1,00,000, तो इधर भी मुझे क्या मिलेगा, 1,00,000, ठीक है। तो देखो, 1,00,000 के अगर इस तरफ क्या है, नंबर है, उसका मतलब क्या है कि 1,00,000 अभी आपस में जुड़े नहीं है, ठीक है। और जब क्या हो जाएगा, ये 1,00,000 जब आपस में जुड़कर पॉलीमर बना लेगा, बहुलक में बना लेगा, तो उस बहुलक में कितने ठो 1,00,000 जुड़े हैं, उसका नंबर वो कहां पर शो करते हैं, यहां पर। तो ये क्या है, 1,00,000, 1,00,000 अलग अलग है, अभी जुड़े नहीं है। और ये क्या है, बहुलक, जब बहुत सारे 1,00,000 क्या हो गए हैं, आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। कितने जुड़ चुके हैं, 1,00,000। देखो, अगर मैं यहाँ पर 10 किलो लेता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 10 किलो मिलेगा। वो जितना है सब के सब क्या रहेंगे, एक्स के ही अणु रहेंगे, मतलब एक्स वाला जो 1,00,000 है ना वही रहेगा। कोई मास में या फिर कोई द्रव्यमान में ना कमी होगी ना बढ़ोतरी होगी, जितना मैं लिया उतना मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, वो आपस में जुड़कर, और एक ही प्रकार के 1,00,000 मिलेंगे, है ना। एक्स है तो एक्स एक्स ही जुड़ेंगे आपस में। तो इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक बोलते हैं। इस एग्जाम्पल क्या है इसका, पॉलीथिलीन, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाएगा, एथिलीन के मान लो मैं 1000 क्या लेता हूँ, 1,00,000 लेता हूँ, तो 1000 1,00,000 किसके, एथिलीन के, आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, पॉलीएथिलीन बना लेंगे, और उसके अंदर क्या रहेंगे, 1000 ठो एथिलीन बॉन्ड बनाकर रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक, ठीक है। सेकंड क्या है, संघनन बहुलक। संघनन बहुलक में क्या रहेगा, 2 प्रकार के या फिर 2 से ज्यादा प्रकार के क्या होते हैं, 1,00,000 आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारा आपस में जुड़ते हैं, और क्या बनाते हैं, बहुलक बनाएंगे, ठीक है। तो उस बहुलक बनाने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, H2O, NH3, एसिड, ये सब क्या हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इनके, मतलब कुछ अणु क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब लॉस हो जाते हैं। तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, संघनन बहुलक बनाने के लिए 10 किलो बना रहा हूँ, मतलब 10 किलो टोटल 1,00,000 का वजन है, ठीक है।
एकलक में क्या है, दो टाइप के एकलक हैं। जैसे मान लो x और y, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, x टाइप का एकलक ले रहा हूँ 500 ले रहा हूँ, है ना, ठीक है, और y टाइप का एकलक ले रहा हूँ 1000 ले रहा हूँ, समझ लो ऐसा करके। तो जब इनको मैं आपस में क्या करूँगा, हाई प्रेशर में उच्च दाब में बहुलक बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक्स वाई आपस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर 500 था, यहाँ पर 1000 है, तो उतना मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान, बहुलक बनने के प्रोसीजर के दौरान H2O, HCl अगर यूज हुआ हो तो, ठीक है, NH3 ऐसा करके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो इधर टोटल मान लो इन दोनों का वजन मान लो 15 किलो है ना, तो इधर हो सकता है मुझे 14 पॉइंट्स ऐसा मिले, ठीक है। तो क्या हो गया, जो 300 ग्राम था बचा था वो क्या हो गया, H2O, HCl, NH3 किसी के फॉर्म में भी, कुछ भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कुछ भी अणु के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वेपराइज हो जाता है ऐसा करके। तो इसको क्या बोलते हैं, संघनन बहुलक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन, बेकेलाइट, डेक्रॉन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बाद में लिखा दूंगा, ठीक। तो संघनन बहुलक क्या रहेगा, दो टाइप के एकलक या फिर मोर देन टू टाइप, मतलब बहुत सारे एकलक हो सकते हैं, उन लोग क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक बहुलक बनाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, इधर जितना वजन रहेगा या फिर इधर जितना मॉलिक्यूल्स रहें, उस तरफ बहुलक बनने के बाद उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर के ड्यूरेशन में, मतलब प्रोसेस जब बहुलक बन रहा था तो क्या हो गया, H2O, HCl ऐसा कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स, हल्के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, गायब हो जाते हैं, मतलब लॉस हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन योगात्मक में क्या क्या हो रहा था, जितना इधर ले रहे थे उतना ही उधर मिल रहा था, कुछ लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सहबहुलक। ये शायद पूछा था एग्जाम में, देखना किसी एग्जाम में पूछा है, 16 या फिर 17 में सहबहुलक के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो संघनन और सहबहुलक, संघनन और सहबहुलक में क्या अंतर है, जब हम लोग क्या करते हैं, संघनन बहुलक बनाते हैं तो अलग अलग टाइप के क्या लेते हैं, एकलक लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लॉस हो जाता है, तब कहीं जाके क्या बनता है, बहुलक बनता है। लेकिन सहबहुलक में क्या हो जाएगा, एक ही टाइप का क्या रहेगा, एक ही टाइप का एकलक रहेगा, और जब वो बनेगा तो सब क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा ऐसा करके, ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या याद रखना, जब संघनन बहुलक होता है, संघनन बहुलक दो या दो से अधिक प्रकार के एकलक जब आपस में कंबाइन करते हैं और बहुलक बनाते हैं, उस प्रोसीजर में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ अणु लॉस हो जाते हैं। लेकिन सहबहुलक में क्या होता है, एक ही प्रकार का एकलक जब आपस में कंबाइन होता है और बहुलक बनाता है, तब कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सबहुलक, ठीक है। और योगात्मक बहुलक में क्या रहेगा, एक ही टाइप का एकलक आपस में जुड़ेगा और कुछ भी अणु लॉस नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी अणु लॉस नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक बहुलक बोलते हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार और अगर नहीं समझ आए तो रिपीट कर लेना वीडियो को, और जरूर देखना इतना दूर को। तो ये वाले क्लासिफिकेशन में क्या है, एकलक के संयोजन की क्रियाविधि के आधार पर, मतलब जस्ट क्या होते हैं, एकलक कैसे क्रिया स्टार्ट करते हैं, है ना, कैसे क्रिया स्टार्ट करते हैं और कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर क्या है, दो टाइप के, श्रृंखला वृद्धि बहुलक और चरण वृद्धि बहुलक। इसके एग्जाम्पल ये हैं। अब श्रृंखला वृद्धि बहुलक क्या है, देखो इसमें क्या होगा, जो भी एकलक रहेगा, जो भी एकलक रहेगा वो पहले रेडिकल के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुक्त मूलक, रेडिकल के फॉर्म में, मुक्त मूलक के फॉर्म में क्या होगा, पहले वो टूटता है, मतलब अपने में कुछ चार्ज ले लेता है, उसके बाद वो विभिन्न प्रकार के और जो अपोजिट चार्ज रहते हैं ना एकलक, उनके पास जा जाके क्या करता है, एक साथ क्या करते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं हम लोग, और एक श्रृंखला बनाते जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला वृद्धि बहुलक,
ठीक है। तो मोटा मोटा क्या याद रखना है इसमें जो एकलक है वो क्या में कन्वर्ट होते हैं, पहले मुक्त मूलक रेडिकल फॉर्म में, ठीक है, और क्या होते हैं, कंबाइन होते जाते हैं, जिसके कारण क्या बनता है, ये सब बहुलक बनता है। चरण वृद्धि बहुलक, इसका एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, इसके जो भी एकलक रहते हैं वो एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे फिनॉल वगैरह रहता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हो ना, वो वाले यौगिक होते हैं। इसके जो भी एकलक होते हैं वो जरूर इससे बने होते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है। उन लोग क्या करते हैं, पहले एक एक स्टेप में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे पहले इतना इतना आपस में जुड़ेंगे, इतना जुड़ेंगे, फिर इतना इतना जो आपस में जुड़े थे, अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चरण वृद्धि बहुलक, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन और बेकेलाइट। इसमें क्या याद रखना, इसके जो एकलक है वो पहले मुक्त मूलक में टूटते हैं, रेडिकल बनाते हैं, उसके बाद सब लोग आपस में लीनियर फॉर्म में जुड़ते जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, चरण वृद्धि में पहले छोटे छोटे क्या करेंगे, एक आपस में जुड़ेंगे, फिर छोटे छोटे आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद जो बड़ा बड़ा रहता है वो आपस में जुड़ता है, ठीक है। और इसके एकलक जनरली क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक रहते हैं, क्रियात्मक समूह वाले यौगिक रहते हैं एकलक, ठीक है। तो बेकेलाइट का अगर तुम लोग जान रहे होगे थोड़ा बहुत भी, तो बेकेलाइट में याद करो फंक्शनल ग्रुप OH रहता है ना। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट, इसी का एग्जाम्पल। क्लियर, तो इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब इस वाले में देखो, कणांतर बल के आधार पर, मतलब जो एकलक में जो पार्टिकल्स हैं उनके जो भी मॉलिक्यूल्स, उनके बीच जो भी फोर्स काम करता है, ठीक है, फोर्स है ना, उसके बेस पर क्या क्लासिफाई, कौन से फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है, प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक, है ना। प्लास्टिक, प्लास्टिक और इलास्टिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्लास्टिक को अगर खींचेंगे और उसके बाद जब छोड़ देंगे तो वो वापस अपने फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। लेकिन इलास्टिक मतलब क्या होता है, अगर उसको अपन खींचते हैं और अपन फिर बल मतलब छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अपने फॉर्म में वापस चले जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा इलास्टिक वाला है। क्या है, प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है, इलास्टिक। तो ऐसे पॉलीमर जो क्या रहते हैं, इलास्टिक का फॉर्म मतलब रहते हैं, जिसको खींचने पर क्या होगा, खिंचा जाएगा, लेकिन छोड़ देने पर वापस अपने फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, 99% अपने फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ऐसे क्या है, जितने भी प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर होते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रत्यास्थ बहुलक के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है तंतु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइबर। तो तंतु क्या रहेगा, इसके एग्जाम्पल नायलॉन 66, ठीक है, इससे एग्जाम्पल क्या होता है, नायलॉन 66। और ये जो फाइबर होता है उसमें कौन सा बंध काम करता है, मतलब कौन सा बल काम करता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं हाइड्रोजन बंध काम करता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, तंतु, फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलीएथिलीन और पॉलीस्टायरीन। और थर्मोसेटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, ताप दृढ़ बहुलक, उसका उदाहरण हो जाएगा बेकेलाइट। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है, थर्मोप्लास्टिक का जो भी चीज रहेगा, है ना, जब जो भी पॉलीमर है थर्मोप्लास्टिक का, उसको मैं बाद में ताप देकर पिघाल के दूसरा कुछ बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी थर्मोसेटिंग से बना हुआ पदार्थ रहेगा, वस्तु रहेगा, उसको अगर मैं क्या करता हूँ, एक तो उसको मैं गर्म करूंगा तो जल्दी से गर्म नहीं होगा वो, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर, ताप दृढ़ बहुलक। अगर उसको मैं गर्म करता हूँ तो गर्म नहीं होगा, और इन केस अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देता हूँ तो पिघलेगा नहीं, सीधा अपना राख बन जाएगा, मतलब पूरा जल जाएगा वो, ठीक है, वो पिघलेगा नहीं। अब मतलब उसको अपन पिघाल के वापस किसी दूसरे सांचे में नहीं ढाल सकते, किसको, थर्मोसेटिंग को, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक को क्या हो सकता है, इसका जो भी पदार्थ बने रहेगा उसको पिघालेंगे और उसके बाद दूसरे सांचे में ढालकर या फिर दूसरा यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में वही अंतर रखना, इसको गर्म करने से पिघल सकता है, इसको गर्म करने से ये पिघलेगा नहीं, ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो जल जाएगा भले ही, लेकिन पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो बुक वगैरह में और भी देख सकते हो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर, ठीक है। चलो देखिए, ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे वल्कनित रबर में सल्फर मिला होता है ना। तो वल्कनित रबर क्या होता है, जो अपन लैक्टेस से रबर मिलाते निकालते हैं, है ना। लैक्टेस क्या है, एक पेड़ का जो गोंद होता है ना, वो होता है। तो ये केरल वगैरह में मिलता है वो पेड़, तो उससे निकालते हैं उस लैक्टेस को, फिर उस लैक्टेस से क्या करते हैं, रबर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है,
जो वो रबर रहता है वो बहुत ही लचीला रहता है, बहुत ही, उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए सल्फर को मिला दिया जाता है, और इस मिलाने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण। इसीलिए सल्फर मिला वाला रबर को क्या बोलते हैं, हमेशा वल्कनित रबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रबर होता है वो लैक्टेस का जल में कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है वो पता कर लेना, या फिर जानते ही होगे। तो वो क्या रहेगा, रबर का लैक्टेस का जल में कोलाइडी विलयन रहता है। लैक्टस से रबर निकालने के लिए इस विलयन में रबर का 10 से 20% में होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वो रबर में स्कंदित नहीं हो पाएगा। तो नेसेसरी क्या है ये, तो इन दोनों चीजों को क्या रखना, अंडरलाइन रखना, ये चीज को, ये चीज को। ठीक है, और ये क्या है, कोलाइडी विलयन में होता है करके भी याद रखना। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, रबर के कण स्कंदित कराने के लिए 1% CH3COH विलयन का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या हो सकता है, फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रबर के कण स्कंदित कराने के लिए कौन सा रसायन यूज करते हैं बोल के। तो क्या रहेगा, CH3COOH का, वो भी कितना, 1% में। एक तो ये क्या है, वीक एसिड है ना, दुर्बल अम्ल है ये, और ये दुर्बल अम्ल है, और उसका भी क्या किए हैं, 1% लिए हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, बहुलक हमेशा ही क्या करते हैं, अति उच्च दाब पर, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर बनाया जाता है। तो ये जो तथ्य है उनको जरूर याद रखना, नोट करके रख सकते हो। देखो अब क्या है, प्रमुख बहुलक की निर्माण प्रक्रिया को देखेंगे, क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में बहुत सारे क्या मिलेंगे अपने को, छोटे छोटे तथ्य मिलेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, पॉलीथीन बहुलक। तो पॉलीथीन बहुलक जाहिर सी बात है एथीन, ये क्या है, एथिलीन बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन दो तो है इसलिए एथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन जुड़ जाता है। तो एथीन का क्या होता है, बहुलक होता है। मैं बताया था यहाँ पर एन है, मतलब ये एन क्या हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये नंबर को शो करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो 5 लाख एथिलीन आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं। ठीक है, और ये क्या को शो करता है, यहाँ पर मैं 5 लाख लिया हूं तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 लाख आएगा। अब देखो इस प्रोसीजर में क्या रहता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ताप, और बहुत ही क्या रहता है, 1000 ATM दाब रहता है, बहुत ज्यादा दाब है ये। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कितना ये ऑक्सीजन रहता है, 0.03 से 0.1% के प्रेजेंस में। ये क्या है, उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक क्या होता है इतना तो जानते होंगे, जो क्रिया क्या बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कुछ उत्प्रेरक क्या करते हैं, दूसरे उत्प्रेरक को भी खत्म कर देते हैं, वो सब डीपली है उसको नहीं पढ़ते हैं अभी। तो अभी फिलहाल याद रखो कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तन कर देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, जो पॉलीथीन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, निम्न घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन मतलब जो पानी पाउच का पॉलीथीन होता है, जो आसानी से अपन ऐसे करके खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फट भी सकता है। तो क्या होते हैं, निम्न घनत्व के पॉलीथीन होते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या करते हैं, इसी प्रोसीजर को करते हैं, लेकिन उसमें उत्प्रेरक, ऑक्सीजन की उत्प्रेरक की जगह क्या लगा देते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। दो साइंटिस्ट थे, जिगलर और नाटा, वो दोनों ने मिलकर क्या दिया, एक कंपाउंड दिया। वो क्या करता है, अगर उसको मैं यूज करता हूँ और विलायक के रूप में हेक्सेन यूज करता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाता है, उच्च घनत्व का पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, उच्च घनत्व का पॉलीथीन बनाने के लिए जिगलर नाटा मतलब कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक यूज हो। ठीक है, ये क्या है, ये तो आराम से, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, +3। तो ये कितने लोग से जुड़ा है, C2H5। C2H5 का वैलेंसी 1, तो कितना ठो जुड़ेगा, 3 ठो, है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में जानते ही होगे, तो उसके ऊपर बात नहीं करते अपन, इसको देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन, इसको क्या बोल सकते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन क्या है, एकलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन क्या है, एकलक है। अब इसको मैं क्या करता, ये रहा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी देख लिए रहो। अब क्या करते हैं, उसको मैं बहुत सारों को आपस में क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तो क्या बन जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन क्या बन गया, पॉली हो गया, तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन नाम पड़ जाएगा। तो इसको बोलते भी क्या है, टेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका गलनांक कितना रहता है, मेल्टिंग पॉइंट 330 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये जब बनाते हैं तो उत्प्रेरक के लिए किसको यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड रहेगा क्या, अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनियम रहता है, है ना।
तो अगर नहीं वो चीज़ याद होगा तो इतना ही याद रख लेना, ये उत्प्रेरक है। अब इसका उपयोग, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, व्यापम हो चाहे पीएससी हो, कुछ भी। तो टेफ्लॉन क्यों यूज करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो, मतलब गलनांक क्या है, बहुत ज्यादा, प्लस ये क्या करता है, चिकनाहट प्रोवाइड करता है ना। तो देखना बाइक में भी टेफ्लॉन पॉलिश लगाते हैं, तो क्या करता है, जल्दी से सूखता नहीं, मतलब गलता नहीं है, और एक चमक प्रोवाइड करता है। तो टेफ्लॉन का कोटिंग जो कढ़ाई वगैरह रहता है उसमें भी लगाते हैं, ताकि कोई चीज़ उसमें चिपके ना। क्यों कढ़ाई में, जो भी बर्तन में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, और किसी चिकनाहट चीज़ को लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर इसको लगाते हैं, टेफ्लॉन का कोटिंग लगाते हैं, तो क्या करता है वो, उसको मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या नहीं करता वो, जल्दी से गलता नहीं। तो ये क्या है, टेफ्लॉन, और ये क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, एकलक है ये। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टेफ्लॉन बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना इसको। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड वाला क्या है, नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन का क्या होता है, बहुलक। तो बहुलक में अब यहाँ पर पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या एग्जाम्पल इसको बोल सकते हैं, उसका नियोप्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोप्रीन, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब जो भी नियोप्रीन बनता है वो किसके प्रेजेंस में बनेगा, K2H2O3, ये क्या है, उत्प्रेरक है, तो इसको भी याद कर सकते हैं। और हर एक बहुलक क्या है, उच्च दाब पर और उच्च ताप पर बनता है, उसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो सेल्फ समझ जाना। अब इसका प्रॉपर्टी क्या रहता है, ये आग नहीं पकड़ता, जल्दी से आग नहीं पकड़ता, इसलिए इसका कहाँ यूज करते हैं, जो पेट्रोल ले जाने वाला जो गाड़ी रहता है या फिर जो पाइप रहते हैं उनमें नियोप्रीन का यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, अगला बहुलक है ब्यूना एस, SBR बोलते हैं जिसको, है ना। तो SBR का फुल फॉर्म क्या होता है उसको पता करना। ठीक है, ये ब्यूना एस, ये एस क्या को शो करता है, एस मतलब सोडियम शो करता है। हालांकि उसका सिंबल क्या होता है, Na होता है, लेकिन यहाँ पर इस एस मतलब सोडियम, जो थ्योरी में अपन सोडियम लिखेंगे ना, उसका यहाँ पर एस को शो करता है। तो इससे क्या याद रखना, ये सोडियम क्या है, ये ब्यूना एस बनाने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए यहाँ पर सोडियम उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये क्या होता है, जो भी ब्यूना एस है वो ब्यूटाडाइइन, ये एक प्रकार का एकलक हो गया, और स्टाइरिन ये एक प्रकार का एकलक हो गया। ये एन यूज हुआ है, ये भी एन यूज है, ये आपस में क्या होता है, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ब्यूना एस बनाते हैं। तो ब्यूना एस में क्या रहेगा, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, इसका विशेष गुण क्या है, ये सहबहुलक का एग्जाम्पल है। अब सहबहुलक क्या होता है, ये मैं इसी वीडियो में बताया ही हूँ। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, सहबहुलक का एग्जाम्पल है। मतलब इन दोनों को मैं जब यूज किया तो पूरा ये आपस में क्या हो गया, कंबाइन होकर क्या बना लिया, ब्यूना एस बनाए, कुछ भी चीज लॉस नहीं हुआ, कुछ भी चीज लॉस नहीं हुआ, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, सहबहुलक का। इसको जरूर देख लेना कि ये क्या होता है, सहबहुलक। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा लाइट गुल हो गया है। तो ये क्या है, ब्यूना एन, जिसको क्या बोलते हैं, GRA बोलते हैं। ये क्या होता है, ब्यूटाडाइइन और वाइनिल साइनाइड का बहुलक होता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक सबहुलक का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ब्यूटाडाइइन इसका क्या रहता है, एक प्रकार का एकलक, और एक प्रकार का क्या रहता है, वाइनिल साइनाइड। ठीक है, इन दोनों क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या बनता है, ब्यूना एन बोलता है, ब्यूना एन बनता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सहबहुलक का एग्जाम्पल है, इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए करके रखना। अगला बहुलक है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PVC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं इससे। ठीक है, एक टेफ्लॉन और एक PVC, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अब क्या है, ये क्या रहता है, वाइनिल क्लोराइड का, जाहिर सी बात है बहुलक है, तो वाइनिल क्लोराइड ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ये रहता है। वाइनिल क्लोराइड का जब बेंजॉइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाँ, उच्च दाब एवं ताप पर मतलब रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये PVC में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड में, सब आपस में जुड़ गए। ठीक, तो इसका क्या रहता है, विशेष बिजली के तार, केबल आदि की कोटिंग करने के लिए यूज होता है। तो हमारे घर में जो बिजली तार अपन लाते हैं और उसको जो
कोटिंग लगा होता है ना प्लास्टिक का, वो किसका एग्जाम्पल है? पीवीसी का। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहता है? प्रतिरोध रहता है, प्रतिरोधक क्या बोलते हैं, इंसुलेटर रहता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे बने। तो अब एडवांस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके प्रेजेंस में क्या होता है? वाइनिल क्लोराइड पीवीसी में कन्वर्ट होता है। तो किसके प्रेजेंस में? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसलिए इस टाइम जितने भी प्रेजेंस में प्रेरक का काम कर रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं ना, उसको जरूर याद रखना। अब देखो ये क्या है? सिक्स्थ बहुलक है, जिसको क्या बोलते हैं? टेरिलिन। इसको डेक्रान भी बोलते हैं, या फिर इसका जो एथिलीन ग्लाइकॉल जो इसका एकलक है, तो जाहिर सी बात है ये पॉलीमर बनेगा, तो क्या वर्ड जुड़ जाएगा? पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये तीनों नाम को याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड ना, इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। ये दोनों कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? टेरिलिन बनाते हैं, टेरिलिन बनाते हैं, ये वाला बहुलक। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल किसका है? ये सह बहुलक का एग्जाम्पल है। ये क्या है? सह बहुलक का एग्जाम्पल है। ठीक है, सह बहुलक का एग्जाम्पल है। विशेष क्या रहेगा इसमें? जब हृदय का जो मतलब हार्ट का जो बाईपास सर्जरी होता है, तो उसमें जो नली लगाते हैं ना, नली लगाते हैं, तो वो किससे मिलकर बना होता है? टेरिलिन का बना होता है। जो हार्ट का जो सर्जरी करते हैं तो उसमें एक नली फिट करते हैं ना, जिससे मतलब एयर जाए करके ना, ब्लड जाए, एयर जाए, जो भी जाए, तो उसको क्या यूज़ करते हैं? टेरिलिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जहरीला नहीं रहेगा, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए तो उसको हार्ट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये विशेष था। देखो नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 देखो ये जो नायलॉन 6 है वो किसका बहुलक होता है? कैप्रोलैक्टम। इस कैप्रोलैक्टम में टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन यूज हुए हैं, इसलिए क्या यूज करते हैं? इसको नायलॉन 6 बनते हैं, है ना। ये जो कैप्रोलैक्टम है उसी का तो बहुलक है, ये नायलॉन 6 इसी का बहुलक है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है? गर्म करने पर -H2O हो जाता है, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? संघनन बहुलक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो नायलॉन 6 बनता है। अब पॉली एमाइड किसको क्यों बोलते हैं? एमाइड, अगर NH है, अगर NH है तो इसको क्या हो जाएगा? ये एमाइड ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, क्रियात्मक समूह NH2, उसी का ये आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? NH, एमाइड। अब उसी प्रकार क्या है? नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 में क्या होता है? दो तरीके का, दो प्रकार का क्या बनता है? एकलक, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। देखो CH2 कितना ठो है? 6 ठो, तो कितना हो गया? 6 कार्बन। और जो एटिबिक एसिड होता है, जो एकलक है, उसमें देखो यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन, मतलब 6 कार्बन। तो इस वाले एकलक में भी 6 कार्बन रहेगा और इस वाले एकलक में भी 6 कार्बन रहेगा। तो ये दोनों ही आपस में जुड़कर क्या बन रहे हैं? पॉलीमर बना रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? नायलॉन 6 बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 6 किसका रहेगा? मान लो इस वाले 6 कार्बन का, और ये 6 किसका है? इस वाले एकलक का, जो टोटल 6 कार्बन है ना, उसका। इसमें क्या हुआ है? सिर्फ एक ही प्रकार का यूज हुआ है, एकलक, इसलिए 6। और इसमें क्या है? दोनों में क्या है? 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन 6 इसका एग्जाम्पल, मतलब नाम पड़ गया है। ठीक है, तो इसको याद जरूर रखना। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का, मतलब संघनन बहुलक का एग्जाम्पल होता है। अब विशेष क्या याद रखना? ये बहुत ही टेंसाइल, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इसको क्या करते हैं? ये बहुत ही तनाव सहने के लिए बना रहता है। तो इसका जो बहुत मजबूती से जिसको बांधना रहता है ना, रस्सी वगैरह, है ना, वो सब इसी नायलॉन 6 और नायलॉन 6 से बनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो पॉलीअमाइड का दोनों एग्जाम्पल है ना। देख लो, अगला है बेकेलाइट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बेकेलाइट क्या होता है? ऑर्थोफॉर्म और मेटाफॉर्म, है ना। यहाँ पर ये जो भी यौगिक है उसकी यहाँ पर क्या है? CH2OH जुड़ा है, इसको ऑर्थोफॉर्म बोलते हैं।
और ये जो CH2OH है वो फंक्शनल ग्रुप के कंपेयर में कहाँ जुड़ा है, मेटाफॉर्म पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉर्म। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स लॉस हो जा रहे हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स लॉस हो जा रहे हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल है ये, संघनन बहुलक का एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो अब ये कैसे बनता है, जब अपन फिनॉल को फार्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब अपने को ये फॉर्म मिलता है। तो ये इनको रिएक्शन करवाने से ये फॉर्म मिलेगा, और इनके ऑर्थो फॉर्म और मेटा फॉर्म को रिएक्शन मतलब हाई प्रेशर पर कंबाइन करने से क्या मिलेगा, बेकेलाइट मिलेगा। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, जो कंघी का जो प्लास्टिक रहता है, जो बाल्टी होता है, जो चेयर होते हैं, उन सबके जो प्लास्टिक रहते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड होता है और प्लास्टिक मतलब समझ रहे हो कितना, जो कंघी वगैरह बहुत ही यूज़ किया जाता है इसको, है ना। एक और चीज़, जो टेरिलिन होता है वो उसी को ही ग्लिप्टॉल बोलते हैं। मैं ये वर्ड कहीं पर लेकिन भूल गया था। जो टेरिलिन होता है, अभी अभी जो हुआ इसका टेरिलिन, उसी को क्या बोलते हैं, को ही ग्लिप्टॉल बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर ग्लिप्टल पढ़ सकते हैं या फिर ग्लिप्टॉल, जो भी, तो टेरिलिन को ही क्या बोलते हैं, ग्लिप्टॉल कहते हैं। इसको लिख लेना कहीं पर, है। ठीक है, तो ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर। अच्छा, बेकेलाइट का याद करो अपन कौन सा एग्जाम्पल में देखे थे, बेकेलाइट का कौन सा एग्जाम्पल जब क्लासिफिकेशन किए थे, तो एक लौता एग्जाम्पल था ना बेकेलाइट, तो उसको देखना फर्स्ट वाले वीडियो में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि बेकेलाइट इनमें से किसका उदाहरण है बोल के आ सकता है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन किए थे ब्रांच वर्गीकरण, तो उसी में है बेकेलाइट किसी का एग्जाम्पल, इसको देखना। ये कुछ क्या है, बहुलक है और उनके एकलक हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये सब हो चुका है, बस समराइज के लिए है। तो अभी 3 मेजर और चीज़ लिखाना है, टोटल 11 है, 10-11, तो उसको मैं और लिखा दे रहा हूँ 3 ठो, उसको भी देख लेना। वो लास्ट है, इतना ही है, नायलॉन 6, डेक्रॉन, टेरिलिन और ड्यूपल। देखो इन दोनों में एक बेसिक सा अंतर है, बोल भी सकते हो उसको या फिर दोनों ऑलमोस्ट सेम भी मान सकते हो, है ना। अगर बेसिक अंतर को देखोगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों में क्या है, डेक्रॉन और ग्लिप्टॉल में एकलक है। जब यहाँ पर क्या होता है, जो थैलिक एसिड है, अगर यहाँ पर COOH ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर एक क्या रहता है, COOH रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, टेरिथैलिक अम्ल बोलेंगे। और यहाँ पर जो थैलिक अम्ल है उसमें क्या रहता है, देखो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर क्या है, COOH है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर के कारण क्या हो जाता है, नाम टेरिथैलिक और थैलिक एसिड हो जाता है, मतलब अम्ल हो जाता है, जिसके कारण डेक्रॉन और ग्लिप्टॉल कुछ मतलब थोड़ा सा डिफर हो जाता है ना। तो इन लोगों को ऑलमोस्ट सेम भी मान सकते हैं, और अगर एकदम डीपली करोगे तो ये दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग। इसको याद रख सकते हो। और इस तरीके से क्या है, एक ही वीडियो में पूरा बहुलक कवर हो गया, इससे ज़्यादा और कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर नया क्वेश्चन कुछ मिलता है तो बताना, बाकी सब इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी बहुलक के जो ACF के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, मतलब जिस लेवल पर देता है वो। ठीक है, तो मैं तो फार्मूला भी लिखा दिया हूँ, हो सकता है फार्मूला से अगर कुछ पूछे, किसमें डबल बॉन्ड होता है, किसमें सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें क्या है, तो वो भी अपन बता सकते हैं, इसीलिए मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ, वरना मैं थ्योरी में ही लिख देता कि ये और ये एक लाख और ये एक लाख जुड़कर ये बना रहे हैं करके। ठीक है, तो हो सकता है फार्मूला से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो अब जो भी इस वीडियो को जैसे यूटिलाइज करना है कर सकते हो, और अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा धातु कर्म मेटलर्जी के ऊपर, उसका भी क्या है, एक सीमित क्या है सिलेबस है, उसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, जो अयस्क के नाम है, जो प्रोसीजर है, कैल्सिनेशन, निस्तापन, रोस्टिंग क्या बोलते हैं, भर्जन, है ना, ये सब चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछता है बस। तो उसको भी ऐसे ही थ्योरी वाइज बता दूंगा, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो।